आज सबसे पहले तो ये देखना होगा कि हम लोग सोच क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, सोचना क्या चाहिए और करना क्या चाहिए। आजकल सुनते हैं कि गांधी मैदान बिहार में एक भयंकर रैली होने वाली है। बढ़िया है, ये सब धरना प्रदर्शन होते रहना चाहिए ताकि सरकारों को भी लगे कि हाँ ऐसा जैसो आवश्यक है इन लोगों के भुगतान के बारे में। एक वर्चा पाया था कि 1,000 करोड़ की ज़मीन 90 करोड़ में फलाने के हाथ से बेच दिया गया। तो भैया इसके बारे में हम एक और वीडियो पहले भी बनाए हुए हैं कि सुब्रत राय और टीम ने जिस प्रकार से अपनी अपनी स्थिति बना के घोटाला किया है कि इस कंपनी का पैसा उस कंपनी में ट्रांसफ़र कर दो, उसको शो कर दो कि हमने पेमेंट कर दिया है, उसको शो कर दो कि हमने इतना बिजनेस किया है। लेकिन उसका जो जो भी व्यवसाय था, चाहे वो हॉस्पिटल हो या ज़मीन खरीदा गया हो या चाहे लोना वाला हो या चाहे कुछ भी जो संपत्ति खरीदी गई, वह आरबीआई के समय में खरीदी गई जब कंपनी आरबीआई से रजिस्टर्ड होकर चल रही थी और एनबीएफसी रेगुलेशन को पालन किया। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आरएनबीसी, रेजिडरी नॉन बैंकिंग कंपनी नॉन बैंकिंग कंपनी, तो आरएनबीसी के हिसाब से वो चला। उससे पहले आरबीआई से था, आरबीआई ने ही गाइडलाइन निकाला कि अब आपको आरएनबीसी रेजिडरी नॉन बैंकिंग कंपनी एक्ट के अनुसार 1985 में जो लागू हुआ था तो उसके अनुसार चलना पड़ेगा। तो उसमें संपत्ति खरीदी गई और संपत्ति जब खरीदी गई और उनको लगा कि नहीं अब ये संपत्ति बहुत बढ़िया स्थिति में आ गई है, तो कंपनी की स्थिति बहुत अधिक जंप कर गई, पर बहुत बढ़िया जो है सो इसका व्यवसाय होने लगा। लेकिन यह बात भारत में नेताजी को, पत्रकार को और बड़े बड़े अफसर को अखरने लगा कि ये तो है सो बड़का व्यवसायी बन चुका है, अब इससे कुछ टानो। तो टानने के चक्कर में नेताजी अलग, ये मीडिया वाले ब्लैकमेल करने लगा। उसके बाद जो है सो कुछ बड़े बड़े अफसर लोग धौंस देने लगे, हम ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे अरेस्ट कर देंगे, ऐसे कर देंगे। ये सारी बातें मैं अंदरूनी बात बता रहा हूँ जो हम लोगों को नहीं बताया गया। तो ऐसे में कंपनी की स्थिति ऐसी हो गई कि उसको फंड देना पड़ रहा था अलग से। तब दिमाग में आया कि नहीं भैया, जब ये लोग हमसे फंड ले ले के सब तो बंटाधार ही कर रहा है तो फिर ये हम ही क्यों नहीं ले लें। तो 1988 ईस्वी में इसकी योजना बनाया। 90 तक में जाते जाते इसको जो है सो कार्य रूप दे दिया कि नहीं, हर हाल में इसको इस कंपनी में ट्रांसफ़र कर देंगे। सावधानी वही हट गई कि अगर व्यवसाय को इस कंपनी से उस कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया गया तो उसका व्यापार तो ट्रांसफ़र नहीं हुआ, उसकी संपत्ति तो ट्रांसफ़र नहीं हुई। संपत्ति वो सिल्वर ईयर लाभ योजना के समय में 217 शहरों में जो मकान बनाने की योजना थी, उसके लिए जो ज़मीन खरीदी गई वो उसके नाम पर, उसके नाम पर, उसके नाम पर आज वो बेच रहा है। और वो चूँकि सीआरसी हो, चाहे रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड हो या चाहे हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, तीनों में से किसी भी कंपनी के नाम पर कोई संपत्ति नहीं है। और कोई अगर संपत्ति नहीं है तो वो तो बेचने को स्वतंत्र है, क्योंकि उस पर केस नहीं है। जब हाउसिंग इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और हमारा इंडिया का सहारा क्रेडिट और ये सब मिलाकर के इस पर कोई संपत्ति नहीं है और जिस कंपनी पर संपत्ति है उस कंपनी पर कोई केस नहीं है। 1,000 करोड़ की ज़मीन 90 करोड़ में बेचने के पीछे सबसे बड़ी मानसिकता यही है कि आज उसका मार्केट रेट है 1,000 करोड़ रुपया, रेवेन्यू रेट नहीं है। सरकार का रेवेन्यू रेट होता है वह 80-85 करोड़ होगा,
मार्केट में खरीदने पर ना आप जो है सो 1,000 करोड़ के बदले कोई 1100 करोड़ दे देगा, कोई 1200 करोड़ दे देगा, लेकिन सरकार का रेवेन्यू रेट जिसमें रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री फीस लगता है वो 80-85 से अधिक नहीं होगा। तो ऐसे में मिला करके यह सब हो जाता है। तो रेवेन्यू के स्तर पर जो है सो लोग रजिस्ट्री करवाते हैं कि नहीं भैया हमको लिखित में इतना रुपया में रजिस्ट्री करवाना है। पैसा देना क्या है नहीं देना क्या है वो तो बाद की बात है। हो सकता है कि 1,000 करोड़ के जगह पर 2,000 करोड़ में लिया हो, लिखित में तो आया 90 करोड़, तो 90 करोड़ में वो ज़मीन खरीदा, लेकिन ज़मीन 90 करोड़ में नहीं बल्कि और अधिक में खरीदा गया होगा। ये सारे पैसे का भुगतान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये उस कंपनी का एसेट है जिस कंपनी पर कोई केस नहीं है। अब यह आपस का लेन देन है कि यह पैसा सुब्रत राय के हाथ में गया, ओपी श्रीवास्तव के हाथ में गया, या जिसके हाथ में गया हो, चाहे स्वप्ना राय के हाथ में गया हो। तो ये सब मिला करके स्थिति अभी ये है कि हम लोगों का भुगतान इस पैसे पर संभव ही नहीं है। इसलिए इस पैसे का क्या करें। हम तो कहे थे इससे पहले, हम एगो वीडियो बनाए हुए लगभग 1 बरस पहले कि नहीं उसमें कोर्ट ही इसको ससम्मान कहेगा कि नहीं आप भलाई करके जा सकते हैं। ऐसी स्थिति इन्होंने क्रिएट कर दिया और इतने अच्छे वकील रखा हुआ है कि आराम से उसको कह रहे हैं ठीक है आप तो हवाई जहाज पकड़िए, जहाँ जाना हो आप जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप पर कोई केस नहीं बनता है। चूँकि CRC के अंतर्गत जब इसका रजिस्ट्रेशन हुआ तब इसका जो है सो बहुत उसमें जो है सो इस परिवार का नाम होने के कारण इस पर दबाव आने लगा। नहीं तो वो यह तो अभी भी स्वतंत्र है। अभी जो कुछ पकड़ा हुआ है वो उस स्थिति में जिसमें उसका जितना भी चेला चपाटी सब है वो सब है। इसीलिए हम एक ही बात कहेंगे कि भैया भुगतान के लिए धरना प्रदर्शन इत्यादि तो आवश्यक है ही, किंतु कुछ सार्थक सोचा जाए। हम लोग सोचने पर अपना समय केवल भेड़िया धसान से हो जाएगा तो किसान आंदोलन ही 1 साल तक चला, तो शाहीन बाग ही 1 साल तक चला, वही हो गया रहता है। ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। टू दी पॉइंट हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ चोट करें कि हमारा भुगतान हो जाए। इस भुगतान की प्रक्रिया को हमको सटीक बनाना है ताकि हमारे एजेंट अब जो नए संस्थापन होगा, नया कोई ब्रांच अगर खोला जाएगा तो यह बात तो निश्चित है कि CRC, SEBI, IRDA या RBI या किसी भी अन्य कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में तो नहीं खुलेगा। तब तो कोई किसी नया कंपनी का रजिस्ट्रेशन ले। अब कितने कंपनी मिलकर रजिस्ट्रेशन देता है सो तो हमको नहीं पता। एक स्टेट से लेता है, पूरे भारत में व्यवसाय करने की अनुमति मिल जाती है। एगो भागलपुर से रजिस्ट्रेशन करवाया, पूरे ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस करने लगा। एक कलकत्ता से रजिस्ट्रेशन करवाया, पूरे ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस करने लगा। तो भैया हम लोग इस पर सोचें, करने से अधिक सोचें कि हमको कहाँ जाने से हमारा भुगतान हो सकता है। और अगर हम लोग बिना सोचे समझे अगर यूं ही घूमते फिरेंगे तो शायद कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए हम एक ही बात कहेंगे कि कुछ करने से पहले 2-4-5 लोग बैठ करके विचार कर लें, जितने भी प्रमुख आपको समझ में आते हों, एक कॉन्फ्रेंसिंग करके सबके विचार लिए जाएं तो काम चलेगा। क्योंकि अभी भी सहारा इंडिया के शुभ चिंतक लोग पीड़ित लोगों पर भारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।